Everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video, I'll be sharing the important tips and tricks for pathology and some important points or charts which I made during my preparation. So, let's get started. And thank you everyone for your response I'm getting in my all videos. And so उसी को फॉलो करते हुए लेट्स स्टार्ट विद पैथोलॉजी. सो पैथोलॉजीज में मोस्टली बॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स की आती हैं हमारी हर यूनिट में, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में स्पेसिफिकली. तो मैंने ये लिस्ट बनाई थी. एक टाइम के बाद आपको रिवीजन के बाद रियलाइज़ होगा कि अब आपको सब आ गया है, आपको समझ आ गया है. अब उनको ना कैटेगराइज करके शॉर्ट समरी, शॉर्ट चार्ट्स, ये सब बहुत हेल्प करते हैं फास्ट रिवीजन में. ठीक है. और मेरा मोस्टली सारा टारगेट ही फास्ट रिवीजन पे बेस्ड है. ओके. जो मैं जितने भी अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ और पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, ये सब डिपेंड करता था कि मेरा रिवीजन के लिए मैंने उन्हें प्रिपेयर किया है. तो ये चार्ट भी प्रिपरेशन करने के बाद रिविजन्स के लिए हैं. ठीक है गाइस. सो ये डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज़ हैं कि कौन सी बॉडी किस में दिखती है आपको. ये रट्टाफिकेशन वर्क है एट द एंड. ठीक है. कि बार बार रिवाइज करो सो दैट जब एमसीक्यू आए तो जस्ट वो वन वर्ड से आंसर क्लिक हो जाना चाहिए. ओके. तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज़ हैं इन डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है. पूरा का पूरा मैं ये पीडीएफ भी डाल दूँगी. एंड ये टोटल ऑफ 2 पेजेस हैं. ठीक है. ये सबकी सारी टाइप की बॉडीज़ हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इम्पॉर्टेंट सेल्स. ठीक है गाइज. मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पैथोलॉजी. सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूँ तो पता है कितना भी हम बना सकते हैं. हम सबको पता होता है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक की ये तो इम्पोर्टेंट है ही, राइट. बट फिर क्या होता है जब एमसीक्यू आता है तो वो एक अजीब से टॉपिक का एक छोटा सा कॉर्नर वाला पॉइंट पूछ रखा होता है. तब हमारा वो होप्स एकदम डाउन हो जाते हैं कि यार जो जो इम्पोर्टेंट था उसमें तो कुछ आया ही नहीं. ऐसा होता है. इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकती कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. बट हाँ, कुछ पॉइंट्स और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होंगे ही होंगे. ओके. तो वो मैंने अपनी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में भी बताया है, दूसरे सब्जेक्ट वाइज में भी बताया है. ठीक है. पर पैथो में अगर एक यूनिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेरे हिसाब से ब्लड वाली है. बिकॉज जो ब्लड वाला कंपोनेंट वाला चैप्टर है उससे उनको इतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और उसमें इतना सारा कंटेंट भी है. आई बिलीव कि वो आएगा ही आएगा. ठीक है. तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी यूनिट के बेसिस पे बनाया था. ठीक है. बिकॉज प्रिपरेशन के टाइम पे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी. इतने सारे के सेल हैं, किसमें कौन सा दिखता है, याद हो रहा था. फिर कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी बिकॉज पैथोलॉजी का ब्लड वाला यूनिट का स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट. तो उसमें मेन ये बॉडीज़ ही हैं, ये टाइप्स ऑफ सेल्स ही हैं. ठीक है. जो स्लाइड्स में दिखते हैं. यू नेवर नो क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में भी आ जाए कि आइडेंटिफाई दिस स्लाइड. ओके. या फिर ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के भी पूरा आ सकता है. एट द एंड स्लाइड का फोटो आ जाए तो हमें तो हमारी साइड से प्रिपेयर रहना है, राइट. तो सेल की बात करें, ये मैंने छोटे छोटे डायग्राम्स से खुद को याद करने की कोशिश की थी. बिकॉज एक टाइम पे इतना कंटेंट हो गया था कि ये पीडीएफ्स हैं, ये पैथो की पीडीएफ्स हैं, ये स्लाइड्स की पीडीएफ हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. तो बहुत हौच पौच हो रहा था और फास्ट रिविजन के लिए ये इतना हौच पौच नहीं होना चाहिए आई बिलीव. और अब तो टाइम भी कम ही होगा तो बेटर है कि शॉर्ट शॉर्ट वेज बनाएं और फास्ट फास्ट रिवाइज करें. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये टारगेट सेल है. ठीक है. हमें पता है टारगेट सेल ऐसा दिखेगा और वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दिखता है. सिंपल. बस ये रट्टाफिकेशन है और रिवीजन भी कह सकते हो. ठीक है. हॉवल जॉली बॉडी, उसे कैबोट रिंग भी बोल, उसमें कैबोट रिंग भी हमें दिखती है, वो ऐसा दिखता है. ठीक है. सिंपल. और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमें दिखा जाता है. नेक्स्ट हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये सब एमसीक्यू भी है. ठीक है. वो ऐसी शेप में दिखता है हमें. देन हाइंस बॉडी G6PD डेफिशिएंसी में दिखता है. उसका सेल ऐसा दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है. और G6PD डेफिशिएंसी में ही हमें वाइट सेल भी मिलता है. अब हम उसका पूरा जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलता है कि वो हाइंस से वाइट सेल कैसे बना. बट द थिंग इज़ याद रहना चाहिए, राइट. फिर बेजोफिलिक स्टिपलिंग, टीयर ड्रॉप सेल, ये सब हमें इसमें दिखता है थैलासीमिया में और माइलोफिब्रोसिस में. ठीक है. हेलमेट सेल,
हेमोलिटिक यूरेनिमिक सिंड्रोम में मिलता है। ठीक, ये सारे टाइप्स के सेल हैं बेसिकली जो एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए। सी देयर आर अ लॉट ऑफ सेल्स। ठीक है, हमें इतनी सारी अभी क्लासेस भी चल रही होंगी, इतने सारे सारे जो हमारे टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, वो सब अभी क्लासेस ले रहे होंगे इंपॉर्टेंट, ये वो बहुत कुछ हो जाता है। आई नो, आई हैव बिन थ्रू दैट, बट एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, हर जगह से पढ़ने के बाद हम वही पढ़ते हैं जो हमें सही लगता है। तो उस इसीलिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया था कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने पढ़ तो लिया, 10 लोगों से और पढ़ लिया, बट क्या मुझे वो याद है, मैं भूल तो नहीं जाऊँगी। तो उसके लिए ये चार्ट बहुत बेनिफिशियल था, टच वुड, बिकॉज पढ़ने के बाद लगता है यार वो सेल कौन सा था, इसमें ये वाला है, तो ये सब डाउट्स के लिए ये वाला चार्ट सबसे बेस्ट था। ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसे दिखते हैं, प्लेटलेट्स ऐसे दिखते हैं जब हम बात करेंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की। ठीक है, स्मॉथ सेल, बास्केट सेल, पैराशूट सेल, सब लोग सब CLL में ही दिखते हैं और सबका अदर नेम है, राइट। फिर क्लोरोमा, हम जब ल्यूकीमियाज में आते हैं वो हमें M2 टाइप में दिखता है। ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, लाइक हम सबको पता होगा, इम्पोर्टेंट वर्ड भी है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ, उसके लिए कैंसर के लिए, ल्यूकीमिया के लिए, एनीमियाज के लिए, राइट। तो बेटर है कि ये वर्ड भी हमें याद रहे, उसकी कंडीशन भी याद रहे, तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ट्रस्ट मी, ये मैंने फील किया था प्रिपरेशन के टाइम की। अगर आपको वो एक वर्ड कैच हो जाता था ना, सी अगर आप इसको बाय हार्ट रट लोगे, लेट्स सपोज, ठीक है, तो अगर ये एरो रोड्स करके आ भी गया वर्ड सिर्फ उस पूरे क्वेश्चन में, तो चाहे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी रिलेटेबल लगे, नहीं भी समझ आए, या XYZ रीजन, आप उस एक वर्ड से, आप जैसे ही वो वर्ड बोलोगे ना, सीधा आपको AML3 आपको कैच होएगा, क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं रट्टा भी काम आता है, राइट, क्योंकि वो आपके टंग पे चढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत वर्क करती है, और मैं इतना ज़्यादा इसे एक्सप्लेन भी इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को भी वो समझ आ जाए जो मैंने जिस जिस पैटर्न से मैंने इसको बनाया था कि ये मुझे इस वे में हेल्प करेगा, राइट। बिकॉज मेरे संग माइक्रो में भी यही हुआ था, काफ़ी चीज़ों का रट्टा बजाया था, और रट्टा के बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया था और वो रीड करते हुए वो एक वर्ड आया स्पेसिफिक, और मेरे को एकदम से आंसर स्ट्राइक हुआ, बिकॉज वो मेरे रट्टा में हेल्प हुआ था। एंड मैंने वो पूरा क्वेश्चन रीड तक नहीं किया, मैंने ऑप्शन में वो ढूंढा जो मुझे याद आया और वो था, बट फिर मैं रुक के मैंने वापस से पूरा क्वेश्चन रीड किया, एंड एट द एंड मैंने वही क्लिक किया, बिकॉज मुझे वही सही लगा, राइट। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रट्टा काम करता है। एंड इफ़ विल टॉक अबाउट दिस एग्ज़ाम स्पेसिफिकली, ज़रूरी है कहीं ना कहीं रट्टा, ठीक है। सो इन चीज़ों में तो प्लीज़, ठीक है। फिर रूले फॉर्मेशन सैक ऑफ कॉइन की शेप में हमें मल्टीपल माइलोमा में दिखता है, ये सब MCQ भी है, रट्टा के लिए भी है, ठीक है। और ये छोटे छोटे सेल्स के डायग्राम हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सी आप अगर यहाँ पे फ्लेम सेल को देख रहे हो, तो आपको ऊपर ये मोट सेल दिख रहा है, डचर बॉडी दिख रही है, कैसा कैसा दिखता है, तो आप कंपेयर भी करोगे ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा नहीं, कि रीड-स्टर्नबर्ग सेल में ये ऐसा था और फ्लेम सेल ऐसा था, और वो मल्टीपल माइलोमा में था ना, कि वो उसमें तो कंपेयर करके भी इजी होता है। ऑल राइट गाइज, तो ये डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और ये बेसिक सा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है, कि B12 डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्ट की वजह से होती है, उसमें हमें ये दिख रहा है, ऐसे ही छोटा छोटा बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो आई वॉन्ट फॉरगेट, है ना। नेक्स्ट थैलेसीमिया, उसके बाद अब ये हमारे यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट्स जैसे CLL, AML, AML 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये सबका मेन वर्ड था विच आई शुड नॉट फॉरगेट, तो मैंने इसे इस ऐसे फॉर्म में लिखा है। CLL में नॉट जीन हमारा इंक्रीज होता है, हम सबको पता है, ठीक है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन उसमें दिखती है हमें, ZAP70 इंक्रीज होता है। स्मॉल सेल, बास्केट सेल, पैराशूट सेल, ये सब हमें अंडर स्लाइड कौन सा अपीयरेंस दिखाते हैं, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये मेरा मेरा ये पेज पढ़ के ही मेरा रिवीजन हो गया फास्ट, राइट। वो कैच हो गए वर्ड्स, बिकॉज पैथो जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जब स्पर्श सर पढ़ाते हैं, तो वो भी लिख पढ़ाते पढ़ाते जो हर चीज़ पे MCQ लगाते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन, ये भी MCQ है, ये भी MCQ है, तो ये वन वर्ड्स वही हैं, ओके। देन हमारा ML3 में अरोरोड्स फेगोट सेल, ठीक है, उसमें हमारी ये होती है DIC हो जाता है, उसमें हम ट्रीटमेंट जो है रेटिनोइक एसिड कर देते हैं। वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये M4 M5 में गम हाइपरट्रॉफी दिखने को मिलती है, ये सब हमें हिंट देते हैं MCQ सॉल्विंग में, ऑल राइट।
एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट रिवीजन के लिए था मेरा, फास्ट रिवीजन, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ लिम्फोमा कौन से हैं, नोडुलर, मिक्स्ड, लिम्फोसाइटिक, ये इनमें मेन क्या था, लाइक दैट। फिर मल्टीपल माइलोमा, रूले फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम प्रोटीन्स होता है उसमें, क्रैब पैटर्न, क्रैब क्राइटेरिया होता है उसका, ठीक है ना, जिसमें क्रैब में C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, देन R इज़ फॉर रीनल डिसफंक्शन, A इज़ फॉर अनीमिया एंड दैट अनीमिया इज ऑल्सो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, है ना। फिर B इज़ फॉर बॉडी लीजन विच शुड बी मोर देन 1 लाइटिक लीजन, ऐसे करके, ठीक है। तो शॉर्ट में ये भी रिवाइज हो गया, क्योंकि एक टाइम पे होता है जब हम रिवीजन करते हैं, आई गेस सब लोगों के संग ये हो रहा होगा अभी प्रिपरेशन के टाइम पे, कि आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे होगे और आप फिर जब दोबारा रिवाइज करने बैठ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा यार ये तो याद ही नहीं रह रहा, तो अभी पढ़ा था। फिर आप रिवाइज करोगे, फिर ऐसा होगा। और ये लेट मी टेल यू सबके संग होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ था। तब ये चार्ट्स बने थे, क्योंकि वो मुझे इतना पैनिक हो रहा था कि इतनी बार पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं रह रहा, तब ये चार्ट्स बने थे कि फास्ट रिवीजन। एंड सी मैंने मेरे वीडियो जो 15 डेज़ वाला रिवीजन वीडियो है वो बनाया था, उसमें भी मैंने बेसिकली यही बताया है कि जब आप रिवीजन करते हो तो अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। सी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था रिवीजन के लिए, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया था, बट मुझे किसी का भी एक्सेप्टेबल नहीं लगा एक्सप्लेनेशन कि कैसे रिवाइज करें। फिर आई गॉट टू नो कि एट दी एंड आपको अपना ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। एंड आई गेस वो, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे डिटेल में तो शायद आपको कुछ तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से 100% मिल जाएंगे कि हाउ यू शुड रिवाइज, ठीक है। बिकॉज जब आप वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें कैटेगराइज किया है, ठीक है, सब्जेक्ट्स को, रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट्स को, जिसमें हमारा आता है पैथो, फार्मा, एनट एंड बायोकेम, ठीक है। मेजर मैं इन 4 सब्जेक्ट्स को बोलती हूँ। रट्टा मीन्स लाइक ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको ना आपको डेली रिवाइज करना चाहिए आज से एग्ज़ाम तक। तो आई वुड से अब डेली में भी सारा दिन या आधा दिन नहीं देना है, बस मॉर्निंग में अगर लगा लो, या जब भी आपको सबसे सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग, कि ये 1 या 1.5 घंटा मेरा, या 2 घंटे मैक्सिमम, दैट टू मैक्सिमम, अदरवाइज 1.5 घंटा, ये मेरा 1.5 घंटा रट्टा सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें हमारा आएगा पैथो, एनेट, बायोकेम, माइक्रो। और बाइक्रो और एनेट की तो मैंने पीडीएफ्स दे रखी है ना, बहुत कम नंबर ऑफ पेजेस में है वो पीडीएफ्स, तो उससे क्या होता है, फास्ट रिवीजन होता है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ दिस, एनेट, पैथो, यस, पैथोलॉजी की। पैथो में भी क्या होता था, रिवाइज करते बहुत टाइम लगता था, तब ये छोटे छोटे नोट्स बने थे फास्ट रिवीजन के लिए। बट इनका आप जैसे ही अनटच करते हो ना सब्जेक्ट को, वहीं पे वीक हो जाता है ये सब्जेक्ट, बिकॉज इतना ज़्यादा छोटा छोटा पॉइंट है ना याद रखने के लिए। इसलिए बेस्ट है अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उस वीडियो को देख लेना, और बेस्ट उसमें से जो भी यूटिलाइज कर सकते हो कर दो, बिकॉज यही टाइम है बहुत स्ट्रेस होता है। आई कैन फील ईच वन ऑफ यू। तो बेटर है कि वो वीडियो देखो और अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाओ। मैंने प्रॉपर सेपरेट किया है। और एक बात और मैं बता दूँ, बहुत लोगों को थोड़ा शॉकिंग भी लग सकता है और कुछ को नहीं भी लग सकता जिनका बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बट लेट मी टॉक अबाउट हॉब्स गाइनी स्पेशली। गाइनी गाइस मैंने साक्षी मैम से पढ़ी है, एंड साक्षी मैम के नोट्स अगर किसी ने आप में से पढ़ी है तो यू वुड नो कि वो इतनी मोटी बुक है कि आप जब रिवाइज करते हो ना आपको खुद ही लगने लग जाता है। बिकॉज रिवीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवीजन, इतना टाइम लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नो डाउट, बट उस कॉन्सेप्ट को बार बार उतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटा छोटा पॉइंट को यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, है ना। और उसमें बहुत टाइम लगता है बिकॉज द नंबर ऑफ पेजेस उसमें बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया था, एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होकर कि ये बार बार रिवीजन में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, और मेरा एक ही गोल था, मल्टीपल रिविजन्स। बिकॉज मैंने सबसे हमेशा यही सुना था कि आप कितना भी पढ़ लो, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपने कितना रिवीजन किया है। तो मेरा सिर्फ मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मुझे बहुत सारे रिवीजन करने हैं, मुझे बहुत सारे रिवीजन करने हैं, कि बस मैं पास हो जाऊँ एट दी एंड, ठीक है। तो गायनी के लिए मैंने क्या किया, आई गेस 300 पेजेस के नोट्स थे साक्षी मैम के, दैट टू वो थोड़े स्पेस में थे, इलेबोरेट करके, वो इशू नहीं है। बट द थिंग इज, अब एक टॉपिक में मेरे 6-7 पेजेस जा रहे थे, क्योंकि वो अ, इतना वो खुला खुला लिखा हुआ था कि वो कवर हो रहा था नोट्स, ठीक है। तो ऐसे एक एक ना स्ट्रेस लगता है कि इतने पेजेस पढ़ लिए, इतना नहीं हुआ, ये वो। तो मैंने नोट्स लिए,
अपना पेन पेपर पेंसिल लिया और अपने नोट्स बनाए। अब मैंने सबसे बड़ा मेरा स्ट्रेस पॉइंट था गायनी नोट्स में कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है। सी, आप लोग सबको पता होगा व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट नोट हर इंसान कुछ कुछ छोड़ता है, राइट? तो छोड़ने की अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखूंगा, बट मैंने अपने नोट्स में ये नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्स गायनी। साक्षी मैम का ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने लिखा है अपने नोट्स में, और उसे इतना कंसाइज करके लिखा है, इतना कंसाइज और इतना प्रिटी, आई वुड से, कि वो इतना इजी रिवीजन लग रहा था। जो जो मैम के 8 9 12 पेजेस में वो चैप्टर आ रहा था, वो मैंने 1.5 2 पेज में लिखा है, छोटा छोटा टाइनी टाइनी चार्ट्स बना के ईजी करके, कि मेरा सिर्फ गायन की आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने बताया 25 पेजेस गायन के, इफ़ आई काउंट फ्रॉम ईच साइड, ठीक है? अगर ईच साइड को सेपरेट काउंट करेंगे देन इट वुड बी 50, ओके? तो मैं 25 ही कंसिडर करती थी, बिकॉज मेंटली बहुत ईजी होता है रिविजन के। तो 25 पेजेस में गाइज आप देख लो, मैं शुरू में मुझे 1.5 घंटा लगता था उसे रिवाइज करने में, फिर मुझे वो 1 घंटा लगता था। कैन यू बिलीव दिस? किसी को तो बहुत अनरियल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, 1 घंटे में वो पूरी कहानी रिवाइज हो जाती थी, दैट टू बिना कुछ स्किप किए। बिकॉज मैंने इतना इतना नीटली बनाया था ना, इतना नीटली। आप वीडियो देख लो, उसमें आपको दिखेंगे वो स्लाइड्स पेजेस जो मैंने बनाए हैं। पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है, उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है? ऐसे ही मैंने ऑप्स को भी बनाया था, ऑप्स भी इतने पेजेस के अराउंड है, बट मेरा होता था कि एक दिन ऑप्स रिवाइज करो, एक दिन गायनी, जब मेरा सुपर रिविजन टाइम था। आई एम टॉकिंग अबाउट उस टाइम के बारे में, ठीक है गाइस? तो आप लोगों के लिए भी यही इसमें से टिप है मेन, कि अपने रिवीजन पे फोकस मारो कि कितना बढ़िया रिवीजन कर सकते हो। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। फिर ये छोटे से 1 2 चार्ट हैं कि कुछ मिस ना हो उसके लिए, ठीक है? मैं ये अपलोड कर रही हूँ पीडीएफ, आप देख लेना, ठीक है? ये हमें सबको पता है, ट्रांसलोकेशंस नंबर वाइज कितनी बार हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो जस्ट आई मेड दिस छोटा सा चार्ट, रट जाए, ठीक है? वो पढ़ते ही एकदम याद आना चाहिए। फिर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छोटू छोटू, एंड आईटीपी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत कॉमनली आता है, और ये उसके इम्पॉर्टेंट बीच बीच के पॉइंट्स हैं, ठीक है? फिर रूमेटिक फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब इसमें ये जो वर्ड्स है ना, अब हमें पता है इट इज़ कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है? हमें पता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये भी हमें पता है। मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने कि मेरा फास्ट रिविजन हो जाए। फिर उसमें मॉलिकुलर मिमिक्री होती है ना, हमने पढ़ा है, इसलिए ये फीवर होता है। फिर उसका क्राइटेरिया है जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया के लिए सिंगल वर्ड स्टैंड फॉर दिस, ठीक है? और उसमें ये होता है, पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डियम में ये दिखता है हमें, पेरिकार्डाइटिस में ये दिखता है, एंडोकार्डियम में हमें ये दिखता है, सिंपल, ठीक है? ऐसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब ये 2 टॉपिक तो मेडिसिन और इसमें दोनों में ही एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है? टॉपिक हैं जो देर आर हाई चांसेस दैट इट विल कम। अगर ये आपने नहीं पढ़ा और ये आ गया तो आपको दुख लगेगा, ठीक है? तो ये पढ़ के ही जाना। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें ड्यूक्स क्राइटेरिया है, हमें याद रखना है, ठीक है? टाइप्स ऑफ लीजन है मेन, 3 टाइप के दिखते हैं हमें, वो याद होने चाहिए, फोटो भी उसकी याद होनी चाहिए। फिर ये 4 टाइप की वेजिटेशंस दिखती हैं हमें, ठीक है ना? रोमैटिक हार्ट डिसीज में ऐसा होता है, एसएलई में ऐसा, एनबीटी में ऐसा, और इन्फेक्शियस एंडोकार्डियम में ऐसा। फिर ये कुछ ट्यूमर्स हैं, ठीक है? मेन वेस्कुलाइटिस बहुत इम्पोर्टेंट है, आई वुड से। और ये छोटू सा चार्ट डिफ्रेंशिएट करके था कि लार्ज वेसल्स ये 3 टाइप की, मीडियम वेसल्स ये 3 टाइप्स की हैं, देन स्मॉल वेसल्स ये 3 टाइप्स की। अब अगर हम बात करेंगे लार्ज वेसल्स की, जिसमें सबसे पहला आया हमारा टेम्पोरल अर्टराइटिस, ठीक है? ये वो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं कि इनमें से अगर 1 2 वर्ड भी उन्होंने मेंशन कर दिए ना एमसीक्यू में, तो आपको फटाक से आंसर कैच हो जाएगा, इसलिए ये चार्ट बना था, ठीक है? कि हेडेक होता है वो पेशेंट कंप्लेन करेगा, जॉ क्लॉडिकेशन भी बताएगा, है ना? मोस्ट स्पेसिफिक बताता है जॉ क्लॉडिकेशन। फिर पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका भी होता है, ईएसआर उसमें बहुत इंक्रीज होता है फर्स्ट आवर में, ये एमसीक्यू भी है, ठीक है? बायोप्सी अगर हम उसकी करते हैं वेसल की, तो हमें ग्रैनुलोमा दिखता है, जाइंट सेल्स दिखते हैं उसमें स्पेसिफिक, ये भी एमसीक्यू है, राइट?
इस दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जाइंट सेल अर्थराइटिस, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में भी दिखता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी भी इन्वॉल्व होती है ना, सडन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेम टाकायासु अर्थराइटिस के साथ, ठीक है। फिर बात करेंगे मीडियम वेसल से, उसमें भी यही है, पैन ब्यूअर्स डिसीज एंड कावासाकी डिसीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कावासाकी में फीवर में प्लस ये क्रीम वाले फीचर्स आते हैं, विच इज़ कंडक्टिवाइटिस, रैश, एडिमा, एडनोपैथी और म्यूकोजल अल्सर, ठीक है, जिसमें हमें स्ट्रॉबेरी टंग दिखती है। देन ब्यूअर्स डिसीज तो हम सबको पता है, काफ़ी फेमस टॉपिक है, आई वुड से एमसीक्यू बहुत आते हैं इस पर। ब्यूअर्स डिसीज के इमेजेस भी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन होती है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लूटेंस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है वो वेसल्स में ऐसे ऐसे क्लॉट बन जाते हैं। स्मोकिंग वालों में बहुत कॉमन है ये, ठीक है, कि थोड़ा भी चलने में उसे क्लॉडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर ये पैन के फीचर्स हैं। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, नेक्स्ट वार्नर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, हेनोन्शलॉक पुरपुरा हमारा, ठीक है, बेचर डिसीज और ये चोकस्टेट सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। इनका भी मेन पॉइंट मैंने लिखा है, एटलीस्ट इनमें से एक दो पॉइंट भी आएगा तो यू वुड बी वेरी इजी टू कैच। नेक्स्ट, कार्टर जेनर सिंड्रोम का ये ट्रायड बहुत ना मुझे इंपॉर्टेंट लगता था हमेशा से, तो आई जस्ट लर्न इट बाय हार्ट, ठीक है। टीबी मैंने हर वीडियो में बोला है, टीबी जिस भी टॉपिक में जहाँ भी आए, चाहे आप ना एक अलग से पीडीएफ ही बना लो लिख के पेन पेपर से, टीबी पैथो में आया लिख दिया सब कुछ, टीबी माइक्रो में आया उसका सब कुछ लिख दिया, फिर टीबी मेडिसिन में आया लिख दिया, सीएसएफ में आया लिख दिया, फिर टीबी बॉडी वाला है लिख दिया। जहाँ पे भी टीबी आए उसको एक जगह पे लिख लो, सो दैट आप पूरा टीबी वंस इन अ वाइल रिवाइज कर दो, ठीक है। बिकॉज टीबी का ना देयर इज़ 100% चांस दैट इट दिस टॉपिक विल कम, किसी भी एंड से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा गायनी के पर्सपेक्टिव से भी टीबी का पूछ सकते हैं, कहीं से भी आ जाएगा, बट टीबी विल 100% कम, है ना। ये मेरे इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो में भी टीबी मैंने ऐड किया, टीबी पक्का आएगा, तो जस्ट डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे वो है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस के नेम्स एंड व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया, किडनी के ये जो नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, टोटल ऑफ आई वुड से 6 है, ठीक है। ये 6 डिसीजेज में से एक 100% आनी है, 100% है ये चीज़। आप चाहे PYQs में भी देख लो, PSDN, RPGN या बर्जर डिसीज़, ठीक है, और हमारा है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सब में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो, पर एक ज़रूर आएगा, तो इनको तो बाय हार्ट याद करना, ठीक है। ये पायलोनेफ्राइटिस, उसके शॉर्ट पॉइंट्स, बिकॉज ये फास्ट रिवीजन के लिए था पैथोलॉजी के। देन किडनी स्टोन, सी देयर आर चांसेस, हाई चांसेस कि किडनी स्टोन्स आ जाएँ, ठीक है। मेडिसिन में भी आएगा, सर्जरी में भी आएगा एंड पैथो में भी आएगा, तो बेटर है कि सबको डिफ्रेंशिएट करके चार्ट बनाओ, ईजी टू रिवाइज करो। पैथोलॉजी फिजियोलॉजी सबको समझ आ गई है, इनकी इस टाइम तक आ जाती है बेसिकली, अब होता है रट्टा टाइम, तो जस्ट चार्ट बनाओ, रट लो, ठीक है। ये मेरे प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, आई मीन ऑलमोस्ट हर सब चैप्टर में ना, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं से आ रहा था, 3-4 में स्पेसिफिकली फट से ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम के बारे में, ठीक है। तो जस्ट इसका सारे MCQs पढ़ लो जहाँ जहाँ दिखे, जिस भी सब्जेक्ट में आए जस्ट। और ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगेन हमारा मिनिमल चेन डिसीज, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनो पॉलीफरेटिव ग्लोमेरुलोपैथी, ठीक है। ये चारों में से एक ज़रूर आएगा, या नेफ्राइटिस में से कोई एक ज़रूर आएगा, बट ये आई एम टेलिंग यू 100% कि एक ज़रूर आएगा। तो इस टॉपिक को तो अपना हॉट टॉपिक लिख दो कि ये पक्का टिप्स पे चढ़ा होना चाहिए कि एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एचएलआरजे कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो सबको आता है कि इसोफेजियल कैंसर और एचएलआरजे कार्डियो, ये दोनों हमेशा कंफ्यूज करते हैं MCQs में। इवन मेरी प्रिपरेशन के टाइम भी इतनी बार ये PYQs में मुझे क्वेश्चन मिला था बार बार की, और उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि ये रैट टेल अपीयरेंस है कैंसर का या फिर एचएलआरजे कार्डियो, बिकॉज वो इमेज ऐसी लगती थी। एंड कई बार मेरा गलत हुआ PYQs में, मैंने कैंसर किया बट वो एचएलआरजे कार्डियो ही होता था। एंड सेम चीज़ मेरे एग्ज़ाम में आया, सेम क्वेश्चन, एंड
वहाँ पे मैंने दिमाग लगा के अपना ये किया, एचलाजे कार्डिया, और वो सही था। तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका डिफरेंशियल ये इसोफेजियल कैंसर। तो इन दोनों को ज़रा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यू विल रीड व्हेन आई विल अपलोड दिस वीडियो, ठीक है, आई मीन PDF। ये तो हम सबको पता है, क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कुछ भी आ सकता है, एक ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों के, ठीक है। कुछ भी 1 या 2 पॉइंट मेंशन कर देंगे, उसमें आपके क्वेश्चन में डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं, कैच करना है फटाफट। मतलब ये एकदम हॉट टॉपिक्स हैं, इनमें ये पढ़ने के बाद भी वहाँ आ जाए और वहाँ कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो बहुत बुरा लगेगा, और फिर उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर कि अपनी हेल्प खुद कर लो, और जो हॉट टॉपिक है ना, वो एकदम फिंगर्स पे होने चाहिए, कि बस बोलते ही ठां से आंसर निकले। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा हिपैटो से, ठीक है। विल्सन्स डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फील होती है, और है भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसका कई बार तो ये जीन म्यूटेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये अपीयरेंसेस पूछ लेते हैं, टाइप ऑफ कैटरेक्ट, ये जिंक, इसका ट्रीटमेंट, और इसका पूरा आई वुड से जो ये मेरे 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी है विल्सन डिसीज़, बाय द वे। एंड मेडिसिन में भी मैंने बताया है, विल्सन डिसीज़ आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ के जानी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंशियल्स के लिए है, टेनिस रैकेट अपीयरेंस, ठीक है, ग्रैन्यूल्स और सेल्स किस किस में दिखते हैं। Then Hashimoto Graves and Plummer syndrome, and that's all for this video, guys. Okay, and thank you very much. I hope इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिले, स्ट्रैटेजीज में भी, रिविजन में भी, और आई गेस इसके लिए और एग्ज़ाम के लिए। सो thank you very much, guys, and please, if you like this video, so give me a thumbs up, like, comment, share with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you very much, and all the very best to each and every one of you. Okay, tata, bye.